इसका अर्थ ये है कि मार्केट को बजट पसंद आ रहा था। कॉटन में कभी नहीं लगता था, 10% एकाएक बढ़ा दिया गया। सोना, चांदी, लोहा, स्टील सस्ता हो गया। तेल, कंघी, साबुन, मोबाइल चार्जर, फोन सब महंगे हो गए। जैसे ही डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाते हैं, बाकी चीजों के दाम अपने आप बढ़ने लग जाते हैं। सर, अब तो वित्तीय वर्ष 21-22 का बजट आ चुका है। बजट को लेकर तमाम तरह की राजनीतिक सरगर्मियां अपने उफान पर हैं। इससे कुछ भी हो, एक चीज़ तो साफ है कि महंगाई तो बढ़ी है और सरकार को कोरोना काल के बीच लगे वित्तीय संकट के घाटे को पूरा करने की एक आगे की चेतावनी भी मिली है, जिसको लेकर सरकार ने तमाम तरह के कड़े उपबंध भी तैयार कर लिए हैं। इस बजट पर विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ जाने माने सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री दिनेश गर्ग जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, धन्यवाद। आपके चैनल पर आने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सर, जैसा कि लगातार हम देख रहे थे पिछले 6-7 दिनों से शेयर बाजार बिल्कुल लुढ़कता जा रहा था। आज बजट आने वाला था तो धड़ाम से 1600 अंक के ऊपर उछल गया। तो इसका मतलब लोगों को पता चल जाता है कि चीज़ें महंगी होने वाली है, फटाफट खरीदारी कर लो। आपने बिल्कुल सही कहा कि पिछले एक हफ्ते से मार्केट काफ़ी करेक्ट हुआ है और उसमें 3000 पॉइंट के आसपास मार्केट डाउन हुआ है पिछले एक हफ्ते के अंदर, पिछले सेशन के अंदर। आज जैसे जैसे बजट आ रहा था वैसे वैसे मार्केट ऊपर जा रहा था और वो 2500 पॉइंट तक ऊपर गया और एंड में 2350 पॉइंट अपर साइड बंद हुआ है। इसका अर्थ ये है कि मार्केट को बजट पसंद आ रहा था, जैसा मार्केट सोच रहा था बिल्कुल वैसा ही बजट आया। इस वजह से मार्केट बढ़ रहा था। बाकी की मार्केट के अंदर लोगों को पहले से खबर होती है, ऐसा कोई तरीका है नहीं और इस पर कानूनन काफ़ी प्रतिबंध हैं, तो वो संभव नहीं है। सिर्फ मार्केट को, बाजार को आपका बजट पसंद आया है इसलिए बाजार बढ़ रहा था। मैं लीक होने की बात नहीं कर रहा सर, मतलब कि जैसा कि अंदेशा साफ था कि महंगाई तो बढ़ेगी। मार्केट में जो व्यक्ति बैठे हैं, लोग जो चीज़ें खरीदेंगे तो उसके हिसाब से उनको बेनिफिट होगा। आप सही कह रहे हैं। जैसे कुछ चीज़ों के दामों का घटना, कुछ चीज़ों के दामों का बढ़ना, तो वो कुल मिलाकर के मार्केट के अंदर जो व्यक्ति काम करता है वो बजट में आने वाली घोषणाओं से इस बात का अनुमान लगाता है कि इस कंपनी की टर्नओवर बढ़ेगी, इस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। जैसे ये अनुमान उनके लगते चले जाते हैं वैसे वैसे उसका इम्पैक्ट मार्केट में आने लगता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी मान लीजिए आप एक पत्रकार हैं, आप एक अच्छे पत्रकार हैं और आपने देखा कि अभी बजट चलना शुरू हुआ है और वित्त मंत्री ने कोई घोषणा की कि इस आइटम पर हम कस्टम ड्यूटी 2.5% घटाते हैं। इसका अर्थ है कि अब आपका सामान सस्ता आएगा, अब आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, आपकी टर्नओवर बढ़ेगी। उस हिसाब से उस कंपनी के लोग शेयर खरीदते जाएंगे और मार्केट ऊपर चढ़ता चला जाएगा। कस्टम ड्यूटी तो कहीं की लगभग, कहीं माइन्यूट 1-2 की घटा दी गई हो तो नहीं लगता, और स्टील की घटाई गई है, बाकी सब पे बढ़ा दी गई। कॉटन में कभी नहीं लगता था, 10% एकाएक बढ़ा दिया गया। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ आपको देखना पड़ेगा क्योंकि एक तो हर प्रोडक्ट के अंदर, जिसके अंदर प्लस हुआ है, किसी के अंदर माइनस हुआ है, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन मार्केट का क्या रहा है, टैक्स के प्रावधानों को क्या फर्क पड़ेगा कंपनी के ऊपर, बाकी के अदर लो जीएसटी का क्या प्रभाव पड़ेगा कंपनी के अंदर, कस्टम का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो इन सारे प्रभावों को देख करके फिर एक इंटीग्रेटेड डिसीजन लेता है मार्केट का प्लेयर, तब वहाँ से डिसाइड होता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। चलते हुए बजट में मार्केट का इतना ऊपर जाना अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है, जो शायद अभी मोदी युग में पूरे 70 साल के इतिहास में शायद पहली बार घटी है कि मार्केट 2500 पॉइंट ऊपर चला गया हो। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो बजट आप बता रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं जो एक बार हर सामान पे जितनी हमारी कमोडिटी थी, सब पे जो खरीदे आम विक्रय क्रय की वस्तुएं हैं, इन सब पे सर ये क्या कहते हैं वो लगा दिया गया है, शुल्क बढ़ा दिया गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। मार्केट के अंदर जो शुल्क बढ़ाना, जैसे शराब के ऊपर उन्होंने 100% सेस बढ़ा दिया है शराब के आइटम पे, तो उससे क्या होगा? देखिए, शराब पे पूरे पे बढ़ा दिया गया है। नहीं, वो सब पे नहीं बढ़ाया हुआ है। वो जीएसटी की वजह से कुछ प्रभाव पड़ेगा तो पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने एक संकेत दिया है कि जीएसटी के अंदर 400 छूटों को खत्म किया जा रहा है, तो उसका प्रभाव भी आना बाकी है। बाकी जो मेन सेस लगाया, जैसे एग्रीकल्चर पे कृषि सेस लगाया है उन्होंने, डीजल पे 4% लगाया है और पेट्रोल पे 2.5 रुपये, 4% नहीं, 4 रुपये लीटर डीजल पे और 2.5 रुपये लीटर पेट्रोल पे उन्होंने एक कृषि सेस लगाया है। उसके लगाने की वजह है कृषि आंदोलन। आपका जो किसानों का आंदोलन दिल्ली एनसीआर के आसपास चल रहा है, उस आंदोलन की वजह से सरकार का जो घाटा है वो 2.5 लाख करोड़ के आसपास तक पहुंच गया है। इस वजह से बाकी की चीज़ों को भी पूरी महंगी होने की संभावना है, जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए हैं। बाकी तो आप जैसे ही डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाते हैं, बाकी चीज़ों के दाम अपने आप बढ़ने लग जाते हैं। सर, आप तो खुद अर्थशास्त्री हैं, जहाँ तक मुझे जैसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि 4 रुपये प्रति लीटर इस पे बढ़ा दिए, 2.5 रुपये प्रति लीटर इस पे, और 1.5 गुना MSP बढ़ा दी गई, तो आसानी से इधर से जितना छूट दी गई उधर से बड़ी इजीली से भरपाई कर ली जाएगी। इस
बात को आप ऐसे समझिए कि जहाँ से आप टैक्स ले सकते थे, आपने वहाँ से टैक्स लिया, और जिसको ज़रूरत थी, किसानों को ज़रूरत थी, इसलिए सरकार ने उनको 1.5 गुना MSP देने का वायदा किया है। इसका मतलब ये सरकार बहुत ही लोकप्रिय और लोक लाडली सरकार है। इस तरह के कदम स्वागत योग्य हैं। जी, तो जो ये बढ़ाया गया है इस पे मतलब कि किसानों को दिक्कत नहीं होगी है? किसानों को दिक्कत इसलिए नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, आपने किसान आंदोलन की वजह से आपने सारे शहर पूरे दिल्ली या देश की राजधानी को जाम कर दिया है। इस जाम की वजह से 3500 करोड़ रुपए प्रतिदिन का सरकार को घाटा है। आज 66, 67, 70 दिन होने वाले हैं। 70 दिन को 3500 करोड़ के हिसाब से आप करेंगे तो वो 2.25 लाख से लेकर 2.5 लाख करोड़ तक की अमाउंट है। उस 2.5 लाख करोड़ रुपए आखिर ये देश जाएगा कहाँ? कभी आपने सोचा है कि जिस अर्थव्यवस्था को इतने बड़े बड़े नुकसान हो रहे हैं, वो अर्थव्यवस्था संभलेगी कैसे, वो बचेगी कैसे? तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि उस तरह के नुकसानों को कवर करने का एकमात्र यही साधन है कि आप डीजल पे सेस लगाइए, आप पेट्रोल पे सेस लगाइए, आप उस हर जरूरी जगह सेस लगाइए जिसका लोग। आयकर दाताओं को कोई सहूलियत प्रदान नहीं की गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि 4 साल हो गए GST को आए, इसमें और संशोधित प्रावधानों को लाने की जरूरत है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, समझिए चीज़ों को। अभी जो ये बजट आया है, आप इसको अकेला सिंगल बजट मत समझिए। इस बजट को जब से कोरोना शुरू हुआ है, मार्च 2019, याद कीजिए, मार्च 2019 से लेकर के और मार्च 2020 से लेकर के और दिसंबर 2020 तक, मतलब पिछले करीब 9-10 महीने के अंदर ये 3, 4, 5 छोटे छोटे बजट आ चुके हैं जिसमें सरकार ने आपको बहुत सारे रिलीफ दिए हैं। कभी आपको इंटरेस्ट पे छूट दी है, कभी आपके लोन्स को आगे बढ़ाया है। उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण पैकेजेस आम जनता को दिया है। दूसरा सवाल यह कि इस बजट के अंदर आम पब्लिक पे कोविड सेस नहीं लगा, ये एक बहुत बड़ी बात है। आम पब्लिक के लिए इनकम टैक्स के रेटों को नहीं बढ़ाया गया, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपके ऊपर सरकार ने अधिक आर्थिक बोझ नहीं डाला है, बावजूद इसके कि उन्होंने 35,000 करोड़ का प्रोविजन किया है आपकी कोरोना वैक्सीन के लिए। 2 लाख करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है उन्होंने। बजट में ही से निकाल के किया सर, वो तो बजट में दिखा दिया ना कि इतना इतना करोड़ रुपए दे दिया है। हाँ, तो उस बजट में एक बार तो दिखा दिया कि हमने इतना खर्चा किया है। दूसरी तरफ इनकम भी तो दिखाएंगे कि हमने कहाँ से इनकम लिया है। तो ये जो 4 रुपये लीटर और जो 2.5 रुपये लीटर का जो सेस, कृषि सेस लगाया है, ये उस इनकम की पूर्ति करने के लिए है। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सोना, चांदी, लोहा, स्टील सस्ता हो गया, बाकी सारी कमोडिटी महंगी हो गई। सब पे शराब से लेकर के और जितनी भी खाने पीने की वस्तुएं हैं, दैनिक प्रयोग में लाई जाने वाली सीसा, तेल, कंघी, साबुन, मोबाइल, चार्जर, फोन, सब महंगे हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो उन्होंने जो कस्टम ड्यूटी को घटाया है, 2.5% लाए हैं, उसको घटा करके, उसकी वजह से ये मेटल सस्ते हुए हैं, जिसमें आपका स्टील भी है, सोना भी है, चांदी भी है, सब कुछ है इसके अंदर, कॉपर भी है। तो ये मेटल, अगर ये मेटल आपके पास सस्ता आएगा तो आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट घटेगी, क्योंकि एक बिल्डिंग आप बनाते हैं तो कितना लोहा लगता है, तो वो जो उस बिल्डिंग का जो कॉस्ट घटेगा उसका फ़ायदा आम पब्लिक तक आएगा। अब दूसरी जगह पे आते हैं, जैसे आपने कहा ना कि उन्होंने आम ज़रूरत की चीज़ों पर नहीं है, वो लग्जरी आइटम है, जैसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर है, महंगे मोबाइल्स हैं, उन चीज़ों को उन्होंने महंगा किया है इसके अंदर। चार्जर ये जो साधारण चार्जर है उन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, जो महंगे चार्जर, लेकिन सब पे है। हाँ, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका असर पड़ेगा, लेकिन इतना असर नहीं पड़ेगा। असली मेन जो इफेक्ट है वो आया है शराब के ऊपर। शराब के ऊपर उन्होंने 100% का सेस लगा दिया है, वो एक अच्छा कदम है। कभी नहीं था, 10% कॉटन के एक्सपोर्ट पे लगा दिया है। 10 कॉटन के एक्सपोर्ट पे जो उन्होंने लगाया है, सरकार चाहती है कि वो जो आपका कॉटन है, पहले आप उसका देश के अंदर उसकी पूर्ति कीजिए आप उसके अंदर, इसलिए उन्होंने इस तरह के कदम उठाए। बाकी सरकार की नीयति पे आपको शंका करने की जरूरत नहीं है। सरकार के जितने भी कदम है वो पूरे सोच समझ के उठाए कदम है। गलत हो सकता हूँ यहाँ, ये एक मानक बन गया है कि इस चीज़ पे हम नियंत्रण करने से असफल हो रहे हैं, तो अपनी असफलता का मानक थोपते हुए उसको क्या कहते हैं कि उसकी वैल्यूएबल कंडीशन बढ़ा दी जाती है। अब कोरोना में 2,000 रुपये का होगा सर, 20 रुपये का मास्क नहीं पकड़ा सकते, 2,000 रुपये का हम चालान काट सकते हैं। तो मास्क दे देना यहाँ ठीक है, या हेलमेट दे देना, पैसा काट के हेलमेट दे देना ठीक है, या उस पर तमाम तरीके के पैसे वसूल लेना इधर, ये सर कहीं ना कहीं उगाही के ये द्वंद्व तो नहीं? बिल्कुल सही कहा, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। ये सरकार की इस सरकार की इन पॉलिसियों में काफ़ी गलतियाँ हैं, जैसे आपने कहा कि भाई आपके पास मास्क नहीं है, तो उन्होंने उनका इंटरेस्ट आपका चालान काटने में है,
उनका इंटरेस्ट इस बात में नहीं कि आपको एक मास्क पकड़ा दिया जाए, उस मास्क से आपसे 2 गुना 3 गुना पैसे ले लिए जाए, कुटाई करने में भी। हाँ हाँ, जो उस तरह का जो हुआ। दूसरा क्या है कि अभी जैसे आपने ट्रैफिक का आपने देखा होगा, ट्रैफिक के अंदर उनका 100 रुपये का जो चालान था रेड लाइट क्रॉस करने पर, उसको 1000 का कर दिया, पॉल्यूशन का चालान 10,000 का कर दिया। लेकिन अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाए तो उस पुलिस वाले पे, उस इलाके के इंस्पेक्टर पे, वहाँ उस पर कोई फाइन नहीं किया गया। तो यहाँ आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इस सरकार का जो 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 मोटिव है, जो सरकार की जो नीयत है, वहाँ थोड़ा गड़बड़ है, उसको ठीक करना पड़ेगा सरकार को, और पब्लिक की इन चीज़ों को ध्यान में देना पड़ेगा कि पब्लिक इन चीज़ों से परेशान है। सर, आप तो जैसा कि खुद अर्थशास्त्री हैं, सारी चीज़ों के दाम बढ़ गए और महंगाई तो निश्चित ही है बढ़ गई है, तो अब इसके बीच में कैसे संतुलन स्थापित किया जा सकता है? कौन से ऐसे दांव पेच किए जा सकते हैं, कौन सी ऐसी तकनीक लगाई जा सकती है, युगति लगाई जा सकती है कि महंगाई को फिर से बैलेंस रखा जाए? क्योंकि देश का मतलब ही होता है कि हम महंगाई के न्यूनतम स्तर पर रहें, क्योंकि महंगाई हमारी न बढ़ने पाए, नहीं सबसे ज़्यादा गरीबी भारत में है, सब बहुत परेशान हो जाएंगे। ये कोई 2 या 5 साल की सत्ता का खेल नहीं है। मैं सत्ता से नहीं सर, मैं एज ए सीनियर पूछ रहा हूँ, एज ए स्पेशलिस्ट पूछ रहा हूँ। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आज की तारीख में अगर आप महंगाई के आंकड़े देखेंगे तो अन्य सरकारों के मुकाबले काफ़ी कम है। जो महंगाई 2013 में थी, 2014 में थी, वो उससे आज की महंगाई काफ़ी कम है। अगर आपको एक बार आंकड़े निकालेंगे तो ये आपको साफ साफ स्पष्ट नज़र आएगा। लेकिन अब समस्या महंगाई से ज़्यादा समस्या है कि आदमी के पास परचेजिंग पावर नहीं है। आज उसको चीज़ के खरीदने के लिए पैसे नहीं है। इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सरकार को रोजगार के साधन पैदा करने पड़ेंगे। जब तक आप रोजगार के साधन पैदा नहीं करेंगे तब तक आपके हाथ में पैसा नहीं आएगा, और आपके हाथ में पैसा नहीं आएगा तो आप चीज़ें खरीद नहीं पाएंगे। तो सरकार का मेन जो फोकस है वो है रोजगार परक अर्थव्यवस्था को जन्म देना। सर, बेरोजगारी तो दुनिया में बेरोजगारी अपने अंतिम चरम पर है। इतनी बेरोजगारी तो संभवतः कहीं नहीं आई, कभी नहीं आई। इसके देखो कई सारे कारण हैं। जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ, इंडस्ट्री को बंद करना पड़ा, मजदूरों का पलायन हुआ, उसके बाद फिर ये किसान आंदोलन जैसे इस तरह के, कभी शाहीन बाग हो जाता है, कभी किसान आंदोलन हो जाता है, रोड जाम हो जाते हैं, आदमी निकल नहीं सकता है, अपने कितने सारे लोगों को अपने वर्क प्लेस तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो इसमें कोई एक फैक्टर नहीं, बहुत सारे फैक्टर हैं। तो देखिए, समाज के हर वर्ग को देश को उत्थान में, देश को ऊपर उठाने के लिए अपना योगदान देना पड़ेगा। ये संभव नहीं है कि समाज के 4 फैक्टर, 4 तत्व तो देश को उठाने की कोशिश करें और 4 तत्व उसको गिराने की कोशिश करें। तो इस तरह का एक बैलेंसिंग आपको बनाना पड़ेगा। और उस बैलेंस मैं एक बार मैं पढ़ रहा था तो मनमोहन सिंह का बहुत पुराना, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का बहुत पुराना लेख था कुछ, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि जहां हम कहीं कठिनाई में हो तो हमें देश के प्रति उदारीकरण की ज़रूरत होती है। तो अब किस तरह की उदारी की उम्मीद की जाए? हाँ, उन्होंने एक बार उदारी दिखाई थी। उनका फरवरी 2014 का स्टेटमेंट था कि हमारे इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का होना चाहिए। उनकी उदारी हम बहुत, अर्थव्यवस्था को लेकर सर, हाँ, अर्थव्यवस्था की भी बात कर रहे हैं हम लोग। उनकी उदारी को हम देख चुके हैं। इतने बड़े बड़े घोटाले होते रहे, वो आँख नाक कान बंद करके बैठे रहे। उनकी उदारीकरण का दौर ये देश भुगत चुका है, देख चुका है। आज की तारीख में कम से कम आपने पिछले 2014 के बाद जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, आपने आज अखबारों में आपने कभी किसी घोटाले का नाम शायद नहीं सुना हो। मैं सर उदारीकरण, मैं जनता की सहूलियत के हिसाब से उसकी सुविधा में चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाएं, इसके लिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब कौन से उदारीकरण की ज़रूरत है? एज ए इकोनॉमिस्ट मैं सर आपको स्पेशलिस्ट पूछना चाहता हूं। अब आपको ना कुछ क्रांतियों पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे दूध की उपलब्धता, उसके लिए आपको श्वेत क्रांति पर ध्यान देना पड़ेगा। उसका गौ पालन या ये इस तरह के जितने भी दूध देने वाले जानवर हैं, इनमें से विशेषतः गाय का जो जिक्र है, आप उसको देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ दीजिए। आपके कम से कम 1000 समस्या का समाधान हो जाएगा। तो आपको जो अर्थव्यवस्था है वो ग्रामीण आधारित अर्थव्यवस्था पर जो फोकस करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको ग्रामीण आधारित, एक तरफ आप ग्रामीण आधारित अर्थव्यवस्था बनाइए, दूसरे शहरों में आप उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था बनाइए, और थोड़ा नौकरियों का फोकस छोड़ करके आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़ा आवश्यक बिंदु है कि आप अपने आप को एक एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट, एज ए बिजनेसमैन, एज ए सेल्फ एंटरप्रेन्योर स्थापित करें और 4 लोगों को रोजगार दें। ज़रूरत आज नौकरी की है, तो आत्मनिर्भर कैसे बन सकता है इंसान? आप नौकरी करें या अपना बिजनेस करें, आप दोनों में से कुछ भी काम करें, लेकिन आत्मनिर्भर बनने का अर्थ ये तो नहीं है कि जब आप जिस दिन आप केवल बिजनेस करेंगे उसी दिन आप आत्मनिर्भर बनेंगे। आप नौकरी करेंगे तो आप आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे। आत्मनिर्भर बनने के लिए देखिए 2 चीज़ें हैं। अभी हो क्या रहा है, अभी हम लोग सस्ती चीज़ की वजह से, कम प्राइस की वजह से
चीन के सामान को खरीद लेते हैं क्योंकि उनका प्राइस बहुत कम है। और साधारण सी बात है, अगर आप कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं, अगर मान लीजिए एक पेन इंडिया मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये एक पेन है, ये हिंदुस्तान में बनता है, इसकी कीमत मान लीजिए 500 रुपये है। अगर ये चीन में बनता तो इस पेन की कीमत हो सकता है 100 रुपये होती, 150 रुपये होती, 200 रुपये होती। तो निश्चित रूप से जो हिंदुस्तान में बना आइटम है वो महंगा है। तो आपको यहाँ थोड़ा सा एक फ़र्क करना पड़ेगा सरकार के स्तर पर, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम करनी पड़ेगी जो सरकार कर सकती है। फिर भी अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस रह जाता है तो आपको कीमत नहीं, कीमत और क्वालिटी आपको दोनों चीज़ देखनी है कि चीन के सामान की ये कीमत है, ये इसकी क्वालिटी है, हिंदुस्तान में बने हुए आत्मनिर्भर भारत में बने हुए सामान की ये कीमत है और ये क्वालिटी है। तो थोड़ा सा अपना फोकस पब्लिक जब तक चेंज नहीं करेगी तब तक इस तरह की व्यवस्थाएं बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। सर जैसे कि बजट आज आ गया, कल से लागू हो जाएगा, तो अब तो जितनी महंगाई बढ़नी थी उसमें तो कहीं कोई नियंत्रण हो नहीं सकता। अब इस दरमियान आने वाले समय में महंगाई भी बढ़ेगी, ये जितना निर्धारित किया गया इससे ऊपर जरूर जाएगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि जो आप महंगाई बढ़ गई। देखिए अभी जो महंगाई बढ़ने के कई सारे कारण बढ़ गई, इसके ऊपर अब नहीं जाएगी जितना नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे ये कम हो भाई। ये कारण क्या है कि देखिए महंगाई क्यों हुई। सबसे पहले अब बेसिक फैक्टर को समझिए, महंगाई हुई क्यों। ड्यूरिंग द लॉकडाउन, जब तक लॉकडाउन लगा रहा, फैक्ट्रियाँ बंद रही, प्रोडक्शन हुआ नहीं, माल बना नहीं, लेकिन पब्लिक तो वही है, कंजम्पशन तो वही है। तो आपको लोगों को खरीदने की चीज़ों को तो खरीदेंगे, तो लोगों का खरीदने की कैपेसिटी ज़्यादा थी, बनने की कैपेसिटी कम थी। तो इन दोनों का जो गैप है वो महंगाई है। जैसे ही इंडस्ट्री नॉर्मल होगी, सारे लोग वैक्सीन लगवाएंगे, सारे लोग इस बात में सहयोग करेंगे, सारे लोग नेतृत्व का सहयोग करेंगे और अब व्यवस्थाओं को नॉर्मल रूटीन में लाने की कोशिश करेंगे जैसा प्री कोविड था। तो प्रोडक्शन पूरा होगा तो आपको उचित दामों पे, वाजिब दामों पे चीज़ मिलेंगी सारी। उतना तो बुद्धिजीवियों का अनुमान है कि हम इस कोविड वैक्सीन से हम कितना कमा लेंगे, लेकिन बात जैसा कि हमने कई लोगों से पता किया है, और मैं तो अर्थशास्त्री नहीं हूँ सर, मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा कि जब बजट आ जाते हैं उसके बाद ये नहीं है कि निर्धारित बजट हो गया तो बस इतने ही लेवल पर हम रहेंगे, आगे भी सर महंगाई वो बढ़ जाती है। महंगाई बढ़ती भी है और महंगाई घटती भी है। हर महीने कई सारे इंडेक्स हैं, आईपीपी को देख सकते हैं आप, और भी कई सारे आप होलसेल महंगाई इंडेक्स को देख सकते हैं, रिटेल को देख सकते हैं। उनके हर महीने के आंकड़े कभी किसी महीने में घटते हैं, किसी महीने में बढ़ते हैं। पूरा कंपैरिजन वाइज स्टडी आती है, आप उस पर भी थोड़ा सा फोकस करें तो ये आपको पूरा का डेटा हर महीने के महीने मिलता रहेगा। दूसरा ये है, ये कभी ऐसा होता नहीं है कि एक बार बजट आ गया तो इस समय जो महंगाई है वही बनी रहेगी या वो यहाँ से बढ़ेगी। तो उतना तो मानक कर दिया गया सर, इस पे इतना है, इस पे इतना है, इस पे इतना है, तो वो तो लगा ही रहेगा। नहीं ऐसा दिखने में नहीं ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं। फैक्ट ये नहीं है, क्योंकि आज इन्होंने जो लगाया है वो बेसिकली जो पूरा इम्पैक्ट है वो आ रहा है कृषि सेस का, जो डीजल और पेट्रोल। अब देख लीजिए आपने डीजल, जैसे आपको दूध लेना है, बोला भाई दूध पे पैसे क्यों बढ़े, क्योंकि पहले जिस गाड़ी में दूध आ रहा था उसमें डीजल लग रहा था मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 500 रुपये का, तो कल से लगेगा वो 550 रुपये का या 600 रुपये का। तो वो पैसा कहाँ से निकलेगा, वो तो उस दूध में से ही निकलेगा ना। तो इसीलिए जब भी आप किसी भी ऑयल पे, पेट्रोल पे और डीजल पे पैसे बढ़ाते हैं तो उसकी महंगाई का असर सारी चीज़ों पे जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो जो सारी चीज़ें वो उनका जो है वो साइड इफेक्ट है, वो डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी आइटम पे बहुत ज़्यादा ड्यूटी बढ़ा दी हो। सर लेकिन जैसे कि आपने कहा, मैं आपकी सारी बात मान सकता हूँ, लेकिन शेयर मार्केट आज उछला है तो ये आकलन नहीं लगाया जा सकता कि अब ये हमेशा रहेगा, ये धड़ाम से नीचे भी जा सकता है। आप कल का मार्केट देख लीजिएगा, जो आज आपने देखा है, आज मंडे है ना, आप मंगल और बुध में 2 दिन का मार्केट देख लीजिए। हो सकता है कि जो मार्केट आज जहाँ से शुरू हुआ था उससे नीचे चला जाए, तो इसमें क्या बड़ी बात है। तो ये कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं है। आज मार्केट 2500 पॉइंट बड़ा है। इसके मायने क्या यह नहीं हो सकते सर कि उनको अंदेशा था कि चीज़ें महंगी होंगी, फटाक से उन्होंने खरीद लिया, सबने खरीदारी कर ली, अब जब बजट आ गया सबकी चीज़ें नई पता चल गई किस पे कितना है, उस हिसाब से सेल कर देंगे तो उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाएगा। तो फिर आपके हिसाब से तो उनको नुकसान होना चाहिए। नहीं मैं नहीं, आप बताएंगे ना सर। भाई अगर आज उन्होंने आज खरीदी, महंगे में खरीदी, कल उन्होंने बेच दी तो कल मार्केट इतने लेवल सस्ते में खरीदा ना सर, जब पहले था उनको पता था महंगी होंगी जो नहीं, अगर यही मार्केट गिर जाता तो, अगर जो मार्केट आज बड़ा है, ये एक ऐतिहासिक घटना है कि बजट सेशन चल रहा है और मार्केट ऊपर शूट अप हो रहा है, वो आपको अगर चीज़ों को थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे तो आप ये समझ जाएंगे। आप पिछले 2-4-5 साल का इतिहास निकाल के देखेंगे कि हमेशा मार्केट डाउन होता था मार्केट आते हुए, क्योंकि कई दफ़े लोगों को समझ नहीं आता था, कई दफ़े मार्केट को समझने में, एब्जॉर्ब करने में टाइम लगता था, तो कभी 1 दिन बाद, कभी 2 दिन बाद मार्केट ऊपर जाता था। आज जैसे जैसे मार्केट चल रहा था उसकी एक वजह है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी करेक्ट हो चुका था।
मार्केट के अंदर ऑलरेडी जो कमियां नहीं दी थे कि महंगाई आने वाली है। नहीं, महंगाई का मार्केट से इस तरह का लिंक नहीं होता है। महंगाई के आने से तो मार्केट गिरता है, मार्केट बढ़ता नहीं है। नहीं महंगाई नहीं, सॉरी सर, चीज़ों के दाम बढ़ने वाले हैं। चीज़ों के दाम बढ़ेंगे तो फिर मार्केट में सेल कम होगी। जब भाई आज मान लीजिए आज फॉर एग्जांपल आज डीजल सर कमोडिटी पे है तो लोगों को पता नहीं था कोई ना किसी भी कमोडिटी का आप एग्जांपल ले लीजिए, किसी भी कमोडिटी का आप एग्जांपल ले लीजिए ना। आपने मान लीजिए डीजल का एग्जांपल लिया, पेट्रोल का एग्जांपल लिया। जैसे मान लीजिए अभी तक आपका जो पर डे का कंजम्पशन था, पहले 100 लीटर पर डे का कंजम्पशन था आपका पेट्रोल का, कल से हो सकता है वो 90 हो जाए, 95 हो जाए, भाई बहुत महंगा हो गया है। आप समझने की कोशिश करना चीज़ों को। तो अल्टीमेटली इस वजह से आप देखेंगे तो जिस कंपनी का डीजल या पेट्रोल है उसके तो रेट, उसकी तो टर्नओवर गिर गई, तो उसका तो टर्नओवर गिरी, प्रॉफिट गिरा, तो उसका तो नुकसान हुआ। तो नुकसान होने से इस वजह से तो शेयर मार्केट गिरना चाहिए था, लेकिन शेयर मार्केट बढ़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इकोनॉमी को एक बजट शेयर को फंड करने वाले शुरू में तो अभी आपकी शंका करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए एक बजट वैक्सीन था बेसिकली। बजट जैसे थोड़ा सा हल्का सा चुभा जरूर आपको, लेकिन ये अंततः आपकी हेल्थ को मजबूत करेगा। पूछिए नेक्स्ट सवाल। मैं बस यही जानना चाह रहा था सर कि शेयर में तो कोई गरीब आदमी तो लगाता नहीं इतनी जल्दी, जिसको जानकारी नहीं होती वो तो सर जाता नहीं। उन लोगों को पता था कि हाँ कमोडिटी में चढ़ रहा है, इस पर खींच लो, उसके बाद जब बिकेगा तो लोग कितने दिन तक नहीं खरीदेंगे, कुछ दिन बाद फिर सेल होनी शुरू हो जाएगी। सर शेयर बाजार का जब गरीबी से और अमीरी से बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है। शेयर बाजार का संबंध आपकी एजुकेशन से है। अगर आप उस विषय में रुचि रखते हैं, उस विषय को समझते हैं, उस विषय को जानना चाहते हैं तो लोग आते हैं। आज शेयर मार्केट के अंदर ऐसी व्यवस्था है कि अगर आपके पास सिर्फ 500 रुपये हैं तो 500 रुपये से आप एक शेयर खरीद सकते हैं और एक शेयर बेच सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि आपकी जेब में 50,000 ही हो, आप तभी इसका काम करें। तो शेयर बाजार का बेसिक जो लिंक है वो एजुकेशन के साथ है, वो गरीबी और अमीरी के साथ नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा था सर कि जो लोग नहीं जानते हैं उसके बारे में, जो लोग जानते थे उनको अंदाजा था कि चीज़ें बढ़ेंगी, तो उन लोगों ने क्या ऐसा कि नहीं कि खरीद लिया? नहीं, इस बात की गारंटी इसलिए नहीं है कि इसका बढ़ना पहले से तय हो नहीं सकता था, क्योंकि इसका तो गिरना तय था इस मार्केट का। और गिरना इसलिए तय था कि हमारी जो इकोनॉमी है, इंडिया का जो मार्केट है वो अमेरिका बेस है। जब अमेरिका का मार्केट गिरता है तो हम गिरते हैं, जब अमेरिका का मार्केट उठता है तो हम उठते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा मार्केट एक हफ्ते से सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह थी कि अमेरिका का मार्केट गिर रहा था, इसलिए हम लोग गिर रहे थे। तो उस वजह से आपका ये आकलन कि बजट कि उनको पहले पता था कि अभी मार्केट टूट रहा है, अभी अपन खरीद लेते हैं, बजट वाले दिन महंगा होगा। हाँ, बजट आने वाले हैं। हाँ, सरकार का राजकोष घट चुका है, नहीं 3.8% घाटे में है। इसके बाद ये लोग बढ़ाएंगे तो हम एग्जैक्ट सिचुएशन ये था कि जब ये मार्केट टूट रहा था तो उम्मीद ये थी कि बजट वाले दिन मार्केट और टूटेगा। तो लोगों ने अपने फंड्स खाली करके रखे हुए थे कि बजट वाले दिन जैसे ही मार्केट और टूटेगा तो फिर हम सस्ते में और खरीदेंगे। लेकिन वो मार्केट ने इतना अच्छे से समझा, एब्जॉर्व किया, उसका इम्पैक्ट आया कि वो 2500 पॉइंट तक शूट अप कर गया। तो इसके अंदर कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई ऐसी प्लानिंग संभव है। एज ए इकोनॉमिस्ट मैं आपसे जानना चाहूँ तो इस बजट में बेहतरी के लिए क्या कुछ और इम्प्रोवाइजेशन किए जा सकते हैं और क्या किस तरह की त्रुटि रह गई? देखिए, ऐसा है कि किसी भी काम को आप कर लीजिए, कोई भी आप रिपोर्ट बना लीजिए, कोई भी आप काम कर लीजिए, उसमें सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है। और वो देखिए, अभी जैसे सुधार करने वाली जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है कि टैक्स रेट को आप टैक्स रेट घटा दीजिए, टैक्स नेट को बढ़ा दीजिए। कि अभी भी भारत के अंदर आपको जान के आश्चर्य होगा कि पूरे हिंदुस्तान में हम लोग 135 करोड़ हैं और इनकम टैक्स की रिटर्न जो फाइल होती हैं वो होती है लगभग 6 करोड़ के आसपास। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग तो सर बहुत बढ़ गया था। इनकम टैक्स की रिटर्न और जीएसटी की रिटर्न अलग अलग विषय है। तो इनकम टैक्स का जो विषय है वो जीएसटी के विषय से अलग है। इनकम टैक्स की रिटर्न को आम आदमी फाइल करता है, जीएसटी की रिटर्न को सिर्फ बिजनेसमैन फाइल करता है, चाहे छोटा बिजनेसमैन हो या बड़ा बिजनेसमैन हो। हर आम आदमी जो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहा है उसको जीएसटी रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। बता तो दिया मैंने, बढ़े हुए टैक्स पेयरों की संख्या 6 करोड़ के आसपास है, जो हमारी कुल आबादी का लगभग 6% के आसपास बैठेगा हार्डली। अमेरिका के अंदर ये रेशो 45% है। तो 150 करोड़ के देश के अंदर मात्र 6 करोड़ टैक्स पेयर और वहाँ 30 करोड़ के टैक्स पेयर देश के अंदर 14 करोड़ टैक्स पेयर। अमेरिका की आबादी 30 करोड़ के आसपास है, 33 करोड़, और हमारी आबादी 135 करोड़ है।
तो ये टैक्स नेट को आपको बढ़ाइए, टैक्स का दायरा बढ़ाइए और टैक्स रेट को घटाइए। सर जो आप इसके बेहतरी पे बोलने वाले थे वो आप बोल दीजिए कि इसमें कौन सी ऐसी कमी रह गई है या कौन सा ऐसे और संशोधन होते इम्प्रोवाइजेशन किए जाते तो और बेहतर होता। मैंने आपको बताया ना कि जैसे आप टैक्स रेट को आप थोड़ा और कम कर दीजिए, जो टैक्स रेट आपने बना रखे हैं पहले से उनको कम कर दीजिए और टैक्स नेट को बढ़ा दीजिए। कोई ऐसी व्यवस्थाएं आप इसमें डाल सकते हैं कि जो आज लोग 6 करोड़ जो लोग इसको फाइल कर रहे हैं वो इसमें 10 या 12 करोड़ पर शिफ्ट हो जाए। तो जैसे जैसे उनकी क्वांटिटी बढ़ेगी तो आपको सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और बाकी और लोगों को उसमें मदद मिलेगी। जैसे इन्होंने सेस का अमाउंट लगाया है, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा, इसको कम किया जाना चाहिए। सर 3.8% राजकोषीय घाटा है 2020-21 का है सर। तो इसके लिए 6 बड़ी कंपनियां देश की जिसमें एयर इंडिया भी शामिल है, सबका विनिवेश शुरू हो चुका है। मतलब कि जिस पर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन पर 52% शेयर सरकार के हैं अपने। वित्त मंत्री ने यह कह दिया है कि जो लोग इसको खरीदेंगे वो ज़्यादा पैसे दे करके 52% तक अपनी शेयरिंग दे करके वो पूर्ण मालिक बन सकते हैं इस कंपनी के। तो क्या यह सर ठीक है? नहीं, आपके डेटा में थोड़ी गड़बड़ है। जो मैं पढ़ रहा हूँ सर, जो मेरे पास है मैं वो जो हमारा 20-21 का जो घाटा है, बजट घाटा है, वो 9.5% है। और वो 9.5% क्यों है? 3.8 पुराने साल का 19-20 का, ये 20-21 का जो है वो 9.5% से ऊपर का 9.54% समथिंग वो डेटा है। वो घाटा हुआ क्यों आप जान, पहले तो ये समझिए घाटा हुआ क्यों। घाटा इसलिए हुआ लॉकडाउन होने की वजह से सरकार की लोगों की इनकम घटी तो सरकार की इनकम घटी, वरना ये घाटा 3.8, 3.7 वो 3 और 4 के बीच में झूलता रहता है, जब सरकार का लक्ष्य हमेशा 3% पर कंट्रोल करने का रहता है उसको। तो इस पर 3% वाला घाटा उठकर अगर 10% पहुंच जाए तो ये बड़ी चिंता की बात है। तो इसके लिए सबका विनिमय जरूरी है। अब आते हैं ना इस बात पे। अब पहले ये समझिए, अगर हमें किसी कंपनी का, आज मान लीजिए LIC है, LIC में आप बोलते हो कि भाई मैं अगले साल इसका IPO लाना चाहता हूँ। अब समझिए IPO होता क्या है। LIC के मान लीजिए 100 शेयर हैं, LIC भी बिकने वाली है सर। LIC के मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1000 शेयर हैं, 1000 शेयरों में से क्या 510 शेयर सरकार के पास हैं और वो 490 शेयर किसी और अलग अलग लोगों के पास हैं। उन 510 शेयरों को सरकार बोलती है भाई ऐसा करो, आप इस शेयर को भारत की जनता को बेच दो, आम पब्लिक को बेच दो। उसको कहते हैं IPO, उसको कहते हैं डी इन्वेस्टमेंट, उसको कहते हैं कंपनियों का ये। हाँ, तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, सरकार के पास जो शेयर थे वो शेयर उठा के उसने भारत की जनता को बेच दिए हैं, तो क्या एक कंपनी बिक गई? सर यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन जो एयर इंडिया पे बात साफ साफ कही गई है, अब क्या है ये आप स्पष्ट कर देंगे कि अभी 52% शेयर 52 कुछ % शेयर सरकार के पास हैं। ये कोई प्राइवेट, मतलब कि जो प्राइवेट आदमी होगा, जो इसका खरीदार होगा, वो दे करके पूर्णकालिक मालिक उसको स्वामित्व सौंप दिया जाएगा। अब इस बात पे आते हैं, एयर इंडिया का थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं। एयर इंडिया किसी वक्त टाटा की एक एयरलाइंस हुआ करती थी, जैसे आप इंडिगो, स्पाइस जेट देखते ना, ऐसे ही है कभी टाटा की एक प्राइवेट एयरलाइंस हुआ करती थी। बाद में सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण किया, उसको सरकारी कंपनी बना दिया। जब ये सरकारी कंपनी बन गई तो चूँकि फिर वो सरकार के कंट्रोल में आ गई, तो उसके अंदर 30,000 करोड़ का घाटा, 40,000 करोड़ का घाटा। भाई वो घाटा क्यों हुआ? इसमें तो कभी वो घाटा हुआ क्यों? वो घाटा इसलिए हुआ कि सरकार के अंदर बैठे हुए प्रभावशाली व्यक्तियों ने उनके चार्टर्ड प्लेनों का भरपूर उपयोग किया, जितना कर सकते थे, लेकिन उसका भुगतान नहीं किया आज तक। जब उसका घाटा इस लेवल पे पहुंच गया, तो अब मैं पब्लिक से पूछना चाहता हूं कि घाटे वाली कंपनी को सरकार अपने पास रखे या बेच दे। अगर आप कोई काम करते हैं उसमें आपको घाटा हो रहा है तो आप उसको कंटिन्यू करेंगे या उसको बेच दे? और उसको किसको बेच दे? उसको बेचने के लिए सरकार ने ग्लोबल टेंडर डाला है, चाहे तो कोई विदेशी कंपनी आके खरीद ले या कोई देश का प्राइवेट प्लेयर उसको खरीद ले। तो उस घाटे वाली कंपनी को बेचने में नुकसान क्या भाई? अगर कोई खरीदार मिल जाए तो आपके भाव पे। IBCL कौन सी कंपनी है सर? ये तो इसकी तो बैलेंस शीट हमेशा मजबूत बताई जा रही है, भी बिक रही है। फिर आप बता देंगे कौन सी कंपनी है? IBCL है? नहीं, अगर आप मुझे पूरा नाम बताएंगे तब अपन BPCL की बात कर रहे हैं। BPCL एक ऑयल रिफाइनरी कंपनी। जी हाँ, ऑयल रिफाइंड कंपनी है, बहुत मजबूत बैलेंस शीट। वो एक ऑयल रिफाइनरी कंपनी है, उसका कंपनी नहीं बिक रही है, उसका डी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। डी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे भी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि आज जो शेयर आपके पास हैं
उन शेयरों को मैंने भारत की जनता को दे दिया। उन शेयरों के लिए ऐसा तो है नहीं कि मैंने वो किसी अंग्रेज के हाथ बेच दिया, अब उसका मैनेजमेंट उस अंग्रेज के हाथ में चला गया। अगर मेरा डी इन्वेस्टमेंट हो रहा है और उस पर सरकार ने आज के बजट में साफ साफ कहा है कि उनका नियंत्रण भारतीयों के हाथों में रहेगा, भारतीय कंपनियों के हाथों में रहेगा, तो भाई आपको क्या तकलीफ है? बाहर से विलय हो रहा है। बाहर से विलय नहीं हो रहा है। अगर कोई बाहर का प्लेयर आता है उसको इक्विटी को अच्छे दाम पर खरीदता है, लेकिन उसका पूरा जो कंपनी का कंट्रोल है वो भारतीयों के हाथों में है, भारतीय कंपनियों के हाथों में है, भारतीय मैनेजमेंट में है, तो किसी को क्या तकलीफ है? और आपने जो अभी जो घाटा, इतना घाटा उठाया है 9.5% जीडीपी का, 9.5% का जो घाटा उठाया है उसको आप कैसे पूरा करेंगे? इसके लिए ये सारी संस्थाओं का प्राइवेटाइजेशन होना जरूरी है, आप मानते हैं? प्राइवेटाइजेशन कहिए, आप इनका डी इन्वेस्टमेंट कहिए, ये तो आपने क्या किया है? आपने सिर्फ राहुल गांधी के शब्दों में कहें तो उन्होंने कहा सब कुछ पूंजीपतियों के हाथ में बेच दिया, जो कुछ था सब बिक गया। तो फिर राहुल गांधी तो फिर कांग्रेस की सरकारों में, वैसे एक बात बताऊं, राहुल गांधी का नाम जैसे ही आप लेते हैं वो पता नहीं क्यों अचानक एक पॉलिटिकल आदमी का नाम लिया है, एक मनमोहन सिंह जी का नाम लिया था, जो कि कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इस पे उदारीकरण की बात करते थे, इकोनॉमिक्स में वो बोले थे उदारीकरण की, वो आपसे किया, और दूसरा पॉलिटिकल ये क्या कहते हैं कि ओवरव्यू दिया है राहुल गांधी। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, राहुल गांधी की बातों को आप सीरियस मत लिया कीजिए। उन राहुल गांधी को किस विषय पे कब क्या बोल दें, उनको बेचारों को खुद को समझ नहीं है, उनकी पार्टी उनका साथ देती नहीं है, तो उनको कब आलोचना करनी है, कब किस पॉइंट पे आलोचना करनी है। उनको तो सीए भी खराब लगा था, उनको तो धारा 370 को हटाना भी खराब लगा था, उनको तो बहुत सारी चीज़ें खराब लगती हैं। अगर उनको ये बजट खराब लगता है, डी इन्वेस्टमेंट खराब लगता है, तो उनमें उनका कसूर नहीं है। सर, मेरे हिसाब से तो मेरे सारे सवाल हो गए हैं, आपके हिसाब से कुछ और अच्छा जो आप हाँ, जैसे आप कहते हैं ना कि राहुल गांधी ने ये पूछा, कांग्रेस पॉलिटिकल कमेंट नहीं, आप बेहतरी के दोनों कमेंट दूंगा। देखिए, जब भी कोई जो कांग्रेस जैसे जो राजनीतिक दल हैं जो ये कहते हैं, उन्होंने कभी भी इस देश को अपना नहीं माना, उन्होंने इसको मनी मेकिंग मशीन माना। जिस दिन वो इस देश को अपना मानने लगेंगे, उनके कमेंट्स अपने आप ठिकाने लगेंगे और देश उन पर फिर चर्चा करेगा। इकोनॉमिक्स पे सर? नहीं, इकोनॉमिक्स में देखिए, मोदी की आप नियत शक नहीं कर सकते। नियत पे नहीं पूछ रहे हैं, बेहतरी के लिए, हाँ, देश की बेहतरी के लिए। जितना इस बजट के माध्यम से अपन कह सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन में जितना बेहतरीन बजट हो सकता था उन्होंने देने की कोशिश की है। सर, आप मेरे साथ जुड़े, आपने मुझे बहुत सारी जानकारी दी और मेरे अंदर के तमाम भ्रम भी थे, उसको आपने दूर किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।